प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने वर्णमाला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़े थे, ठीक है? क्या थे? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने उसको स्पष्ट करके बताया था कि अगर छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है और उसके बाद छोटी ई के बाद बड़ी ई आता है और यही क्रम अंत तक चला जाता है, तो हम इसको व्यवस्थित कहेंगे। अगर बड़ा आ के बाद छोटा आ आता है, तो हम उसको वर्णों के व्यवस्थित समूह नहीं कह सकते, ठीक है? तो इसके बारे में हमने कल अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के प्रकार, ठीक है? वर्णमाला के प्रकार। आप जानते हैं वर्णमाला के प्रकार कितने होते हैं? सामान्य रूप से 2 होते हैं, ठीक है? पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन, ठीक है? और आपसे पूछा जाता है कि मुख्य रूप से हमारे वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? मुख्य रूप से 3 होते हैं। तीसरा कौन-सा है? अयोगवाह्य, ठीक है? तो अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो आप 2 बताओगे स्वर और व्यंजन, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 3, है ना? तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? स्वर का। चलो देखते हैं कि स्वर क्या होता है। हमारा पहला टॉपिक है स्वर। आप जानते हैं जैसे आप यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं? 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो क्या होता है, आप स्वर की बात कर रहे हैं हम, तो आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा पूछी जाती है ना? तो आप क्या बताओगे? जो बिना किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। ये बुकों में लिखी हुई परिभाषा आपको मिलती है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप यहाँ पर 20 से 25 लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, रूम किराए के लिए अपना खर्चा खुद निकालता हो, या जो स्वयं पर निर्भर हो? ऐसा कोई है? नहीं ना। आप सभी अपने माता-पिता के ऊपर निर्भर है ना, माता-पिता ही हमें पैसे देते हैं, उसी के माध्यम से हम हमारा रूम किराया दे पाते हैं, उसी के माध्यम से हम कोचिंग फीस भर पाते हैं और उसी के माध्यम से हम जो भी कुछ है, हम हमारे माता-पिता के ऊपर निर्भर है ना? तो सवाल ये कहता है कि जो किसी की सहायता नहीं लेता, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जो किसी की सहायता से या वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से, है ना? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, उसे स्वर कहते हैं। ठीक है? वे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले एवं लिखे जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। आप जानते हैं स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? अगर कुल की बात की जाए तो 13 और स्वर की बात की जाए तो कितनी? 11। ठीक है? आइए हम जानते हैं स्वर की संख्या। छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, आई, आई, औ और आओ। ये कुल कितने सदस्य हैं? 11।
अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 13। लेकिन स्वर की बात की जाए तो आप क्या बताओगे? 11। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है? ये आपके स्वर है। इन्हीं को स्वर कहते हैं, है ना? तो हम जानते हैं इन 11 सदस्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर की संख्या, तो आप क्या बताओगे? 11। अगर कुल स्वर की बात की जाए, तो आप क्या बताओगे? 13। स्पष्ट है? तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम इन 11 सदस्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, किसको लघु स्वर कहते हैं, किसको दीर्घ स्वर कहते हैं, किसको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है? आइए हम जानते हैं स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इसका वर्गीकरण करेंगे। हमारा जो स्वर टॉपिक है, ये जो है, पहला प्रकार कौन सा है? कामता प्रसाद गुरु के आधार पे। दूसरा है उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे। और तीसरा जो प्रकार है, वो है ओष्ठ आकृति के आधार पे। और चौथा कौन सा है? उच्चारण स्थान। ठीक है? हम स्वर का अध्ययन कर रहे हैं कितने प्रकार से? 4। चौथा प्रकार है हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे। तो इसको हम फिर से रिवीजन करते हैं। हमारा स्वर का अध्ययन हम इस 4 प्रकार से करेंगे। ठीक है? पहला है हमारा कामता प्रसाद गुरु के आधार पे। दूसरा है उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले टाइम के आधार पे। तीसरे हैं हमारे होठों की आकृति या ओष्ठ आकृति के आधार पे। और चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है? तो आइए हम एक-एक को समझने का प्रयास करते हैं। कामता प्रसाद गुरु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन-कौन सा? पहला जो है हमारा मूल स्वर। ठीक है? पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। ठीक? मूल स्वर क्या होता है? मूल अर्थ होता है जड़, है ना? मूलांकुर या जड़, जो किसी की सहायता नहीं लेते, जो स्वयं से निर्मित होते हैं। जैसे कौन-कौन से सदस्य आते हैं, इसमें अगर परिभाषा की बात की जाए मूल स्वर में, तो क्या बताओगे? कि वे स्वर जो बिना किसी की सहायता से निर्मित नहीं होते, उसे हम क्या कहेंगे? मूल स्वर, है ना? वे स्वर जो बिना किसी की सहायता से निर्मित स्वर क्या कहलाएंगे? मूल स्वर। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे छोटे आ, छोटी ई, छोटे आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ये री। आप बताइए किसी की सहायता लेते हैं क्या? नहीं। छोटे आ किसी की सहायता नहीं लेता है, ना ही छोटी ई और ना ही छोटा ऊ और ना ही री। ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? कि वे स्वर जो बिना किसी की सहायता से निर्मित स्वर क्या कहलाएंगे? मूल स्वर। ठीक है? उसके बाद हम समझते हैं संधि स्वर। संधि स्वर कितने प्रकार होते हैं? संधि स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है? पहला कौन सा है? संयुक्त स्वर। और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है? संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना।
अब किसको जोड़ना? दीर्घ का मतलब होता है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब कौन होता है बड़ा? उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? संयुक्त में कौन-कौन से सदस्य आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऐ, आए, औ और ये आओ। ठीक है? हमारे पास संयुक्त स्वर में कौन-कौन से सदस्य हैं? ऐ, आई, औ और आओ। ये जो 4 सदस्य हैं, आप इसके बारे में हम देखते हैं कि ऐ किससे मिलकर बना हुआ है। ये जो बना है प्लस छोटी ई से। ऐ की बात करें तो प्लस ऐ से। अब औ की बात करेंगे तो प्लस उ से। अब औ की बात करेंगे तो प्लस ओ से, औ से। ठीक है? अब आप इन सदस्यों को देखते हुए आपको एक परिभाषा याद आती है या इन सदस्यों को देख के कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जब हम छोटे आ और छोटे ई को जोड़ेंगे तो ऐ बनेगा। ठीक है? छोटे आ प्लस छोटी ई को जोड़ेंगे तो ऐ बनेगा। छोटे आ प्लस छोटे ऐ को जोड़ेंगे तो आई बनेगा। छोटे आ और छोटा ऊ को हम जोड़ेंगे तो औ बनेगा, है ना? स्पष्ट है। हम जोड़ तो रहे हैं चीजों को और उसके बाद हमें जो चीज प्राप्त हो रही है वो कैसी बड़ी, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। लेकिन परिभाषा ये बनती है, इन दोनों की शकल सेम है क्या? नहीं, इन दोनों की शकल सेम नहीं है, ना ही इनकी शकल सेम है, ना ही इन दोनों की शकल सेम है। तो परिभाषा ये बनती है प्यारे विद्यार्थियों, इस बात पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है? ये जो आई बना हुआ है प्लस छोटी ई से, ये आई बना हुआ प्लस आई से और ऊ बना है प्लस ऊ से और आओ बना है प्लस आओ से, औ से। ठीक है? तो इन दोनों की शकल सेम नहीं है। आपको स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है, ना ही इनकी शकल सेम है, ना ही इनकी शकल सेम है और ना ही इन दोनों की शकल सेम है। तो परिभाषा ये बनती है कि 2 असमान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर। देखिए, इन दोनों की शकल सेम नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? 2 असमान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है? अब किसी को डाउट, आप बताइए, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो बताइए अभी। हमने परिभाषा इन्हीं सदस्यों को देखते हुए बनाते हैं, ना कि बुकों में जो लिखी हुई रहती है, कोई वैज्ञानिक नहीं लिखता है। लिखता भी है तो इन सदस्यों को देखकर, ठीक है ना? देखिए, 2 असमान है ना, ये दोनों दोनों की शकल सेम नहीं है, इसलिए तो परिभाषा में यही कहा जाता है कि 2 असमान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाता है? संयुक्त स्वर कहलाता है। स्पष्ट है? अब हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन-कौन से सदस्य आते हैं? बड़ा आ, बड़े ई और बड़ा ओ। अब ये जो बड़ा आ किस-किस से मिलकर बना है? आ प्लस अ से। ई किससे मिलकर बना है? छोटी ई प्लस छोटी ई से। ऊ किससे मिलकर बना? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है? यहाँ पर देखिए, 2 चीज़ों को हम जोड़ते हैं, उसके बाद हमें जो चीज़ प्राप्त होती है वो बड़ी तो होती है ना? बड़ी होती है, किंतु क्या इनमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दोनों की शकल असमान थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की शकल कैसी है? समान है ना? तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? 2 समान स्वर को जोड़ने से 2 समान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाता है। स्पष्ट है? आप देखिए, इन दोनों की शकल सेम है, इन दोनों की शकल सेम है, इन दोनों की शकल सेम है। तो परिभाषा इन्हीं सदस्यों को देखते हुए बनाई जाती है। ठीक है? 2 समान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है? ये जो हमारा पहला प्रकार है, स्वर का वर्गीकरण कर रहे हैं हम, उसमें हमारा पहला जो प्रकार है कौन सा है? कांता प्रसाद गुरु के आधार पे।
तो उसको हम 2 भागों में बाँटा, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर में क्या होता है कि ये जो छोटे आ, छोटी छोटा वो री जो है, ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं। अर्थात वे स्वर जो किसी की सहायता से नहीं निर्मित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? मूल स्वर कहलाते हैं। है ना? वे स्वर जो बिना किसी की सहायता से निर्मित स्वर मूल स्वर कहलाते हैं। उसके बाद हमारा कांता प्रसाद गुरु के आधार पे दूसरा प्रकार था संधि स्वर। संधि स्वर के बारे में हम जानते हैं, संधि का मतलब होता है जोड़ना, लेकिन किसको जोड़ना इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है? ये भी संधि स्वर जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है संयुक्त स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक? तो संयुक्त स्वर में क्या होता है कि इसमें ऐ, आई, औ और औ ये जो 4 सदस्य आते हैं, लेकिन ये किस-किस से मिलकर बना हुआ है? अ प्लस ई से, अ प्लस ऐ से, अ प्लस औ से, अ प्लस औ से। ठीक है? तो देखिए, क्या इन दोनों की शकल सेम है क्या? अ प्लस ई की शकल सेम है क्या? अ प्लस ऐ की शकल सेम है क्या? अ प्लस उ की शकल सेम है क्या? नहीं। इन चारों सदस्यों का जो मेल हुआ है, दोनों जो सदस्य हैं दोनों की शकल असमान है, इसीलिए इन्हीं सदस्यों को देखते हुए परिभाषा बनाई जाती है कि दो असमान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। परिभाषा क्या बनेगी इसकी? दो असमान स्वर को जोड़ने से निर्मित स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। स्पष्ट है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा प्रकार है कौन सा है? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या कहलाता है? जब दो समान स्वर को, है ना, दोनों की शकल सेम है, इसकी दोनों की शकल सेम है, इन दोनों सदस्यों की शकल भी सेम है, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि दो समान स्वरों को जोड़ने से निर्मित स्वर क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। ठीक है? ये हमारा पहला प्रकार कंप्लीट होता है। उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रकार क्या है? हम इसमें किसका अध्ययन करेंगे? स्वर का ही अध्ययन करेंगे। हमारे स्वर की कुल संख्या कितनी है? 13। अगर स्वर की बात की जाए तो 11। हाँ, उन सदस्यों को हम लिख लेते हैं किसका अध्ययन कर रहे हैं। छोटे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, आई, आई, औ और आओ। जैसे-जैसे इसका आधार चेंज होगा, वैसे-वैसे इन 11 सदस्यों में क्वालिटी अलग-अलग दिखाई देगी। ठीक है? हम यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु के आधार पे इन 11 सदस्यों का उच्चारण कर रहे थे, है ना? इसी का अध्ययन कर रहे थे। अब जैसे ये आधार चेंज हो गया, अब हमारा आधार क्या हो गया? उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले टाइम के आधार पे। ठीक है? तो इसमें इन 11 सदस्यों की जो क्वालिटी है, अलग-अलग दिखाई देगी। जैसे-जैसे उसका आधार चेंज होगा, वैसे-वैसे उसकी क्वालिटी अलग होगी। स्पष्ट है? हम देखते हैं उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले टाइम के आधार पे। तो ये जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे। हम किसका उच्चारण करेंगे? स्वर का, है ना? पहले हम किसका कर रहे थे? कामता प्रसाद गुरु के आधार पे। अब हम किसका कर रहे हैं? उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे। ठीक है? तो ये है 4 प्रकार होता। पहला कौन-सा है? चलो एक इसके पहले हम एक कहानी सुना देते हैं। एक उमा नाम की लड़की थी, ठीक है? क्या नाम था लड़की का? उमा। उमा नाम की लड़की थी जो पीएससी की तैयारी करती है, उसका प्री हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद उसका फाइनली रिजल्ट आता है, तो वो पास हो जाती है और क्या बनती है? डीएसपी बनती है। कहाँ की डीएसपी बनती है? हरदा जिले की डीएसपी बनती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम इन 11 सदस्यों का अध्ययन करेंगे। अब कहानी कैसे लागू होती है, वे देखिए। जैसे उमा नाम की लड़की, उ से क्या बनाओगे? उच्चारण एवं मात्रा, और माँ से क्या बनाओगे? मात्रा। ठीक है? उ से उच्चारण और माँ से क्या बनाओगे? मात्रा में लगने वाले टाइम के आधार पे। स्पष्ट है? तो पहला क्या है? हरदा जिले की क्या बनती है? डीएसपी बनती है।
अब आप बताइए, एच से क्या बनाओगे? ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं डी से क्या बनाएंगे? दीर्घ स्वर। ठीक? एच से क्या बनाएंगे? संयुक्त स्वर। और पी से क्या बनाएंगे? प्लुत स्वर। ठीक? ये जो उमा है उसे क्या बनाओगे? उच्चारण। माँ से क्या बनाओगे? मात्रा। मतलब उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले समय के आधार पे हम किसका अध्ययन करेंगे? स्वर का। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है ह्रस्व या लघु मतलब कम। लघु का मतलब होता है अल्प या कम, कम समय लगता है। हम समय का अध्ययन करेंगे तो इसमें समय का पता चलेगा। जैसे हमारे पास ये सदस्य हैं, छोटे आ और बड़ा आ है, तो आप इन दोनों सदस्यों का उच्चारण करोगे तो किसमें ज्यादा समय लगेगा? बड़ा आ में। तो ये इसमें आएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शब्द दिया हुआ है कि ह्रस्व या लघु जिसमें कम समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व या लघु स्वर। जैसे कि बात करते एग्जाम्पल की बात करते हैं, छोटे आ, छोटी ई, छोटा ओ और ये जो री है, क्या इन सदस्यों के उच्चारण में कम समय लगता है? लगता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब दीर्घ का मतलब बड़ा है। अभी-अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है कामता प्रसाद गुरु के आधार पे। दीर्घ स्वर में कौन-कौन से सदस्य आ रहे थे? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। ये जो 3 सदस्य आ रहे थे दीर्घ स्वर में, और अभी संयुक्त स्वर के बारे में भी हमने अभी-अभी अध्ययन किया है। इसमें कौन-कौन से सदस्य आते हैं? ऐ, आई, औ और आओ। ठीक? अब इन सदस्यों के उच्चारण में हमें कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है ना? आप बताइए, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या इसमें? इसमें ज़्यादा लग रहा है ना? स्पष्ट रूप से देखिए कि इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें समय की बात करें तो कम से कम समय लगता है, यही परिभाषा बनेगी ना? तो क्या बताओगे? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम, है ना? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम या 1 गुना समय लगता है, उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहेंगे। परिभाषा लिख लीजिएगा आप, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम या 1 गुना समय लगता है। 1 गुना, है ना? 1 गुना समय लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? कम से कम। उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? इसकी अपेक्षा में इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़ाहिर-सी बात है कि इन्हीं सदस्यों से इनका निर्माण हुआ है, तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो हम इसकी दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या बनाएँगे? वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय, किसके? इस पहले वाले प्रकार की अपेक्षा ह्रस्व या लघु की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। तो इसमें जो समय कितना आएगा? 2 गुना समय। ठीक है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ठीक है? संयुक्त स्वर में भी ये 2 सदस्य 4 सदस्य हैं। ठीक है? ये जो 4 सदस्य हैं, ये भी किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं। तो इसकी दीर्घ और संयुक्त स्वर दोनों की परिभाषा सेम बनेगी। इसमें जो टाइम लगेगा, इसमें भी 2 गुना समय लगेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी क्या बनेगी? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। परिभाषा लिख लोगे ना इन सदस्यों को देखकर कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। स्पष्ट है? अब हम देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। वैसे प्लुत का अर्थ होता है विलुप्त, है ना? इसको हम विलुप्त के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में अब बहुत कम होता है। पहले इसका प्रयोग होता है, अभी कहाँ-कहाँ पर होता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं पापा, पापा ऐसे लिखते हैं ना, अब जब आप चिल्ला के देखिए पापा,
है ना? ये जो पापा के पीछे आ सदस्य छिपा हुआ है, आप इसको इतना जोर से खींचोगे कि आपके जो पापा है, घर के किसी भी कोने में अगर छिपे होंगे, तो उसके कानों तक तो आपकी आवाज़ चले जाएगी। है ना? इतनी ज़ोर से आप चिल्लाओगे पापा, तो आज जो सदस्य हैं इसके ऊपर आप इतना दबाव दोगे, आप देखिए इन इन तीनों प्रकार से इसमें ज़्यादा समय लग रहा है या नहीं? आप खुद देख के बताइए, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर इन सदस्यों के उच्चारण कीजिए और इसका उच्चारण कीजिए पापा। तो में कितना समय लग रहा है? इनसे ज़्यादा समय लग रहा है, तो हम कितना मानेंगे? 3 गुना, ठीक है? देखते हैं क्या होता है। इसका यहाँ पर आपके घर में कोई पंडित आता है ना? आपके घर में कोई पंडित आता है, क्या करता है? गेट पे आकर चिल्लाने लगता है, कैसे चिल्लाता है? ओम! इस प्रकार से चिल्लाता है ना, ओम! ऐसे चिल्लाते हैं बहुत जोर से। आप अगर अंदर आपके घर में किसी भी कोने में छिपे हुए होंगे, लेकिन पंडित जी की आवाज़ आपकी कानों तक आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे घर पर गेट पे कोई आया हुआ है। आप समझ जाओगे ना? ठीक है, तो इसका प्रयोग जैसे ओम ऐसा चिल्लाओगे ना, तो आपकी पंडित जी की आवाज़ आपके कानों तक आ जाएगी। तो प्लुत स्वर में क्या है कि वे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। समझ में आया? अब बताइए किसी को कोई डाउट है ना? जैसे-जैसे इन 11 स्वर का आधार चेंज होगा, वैसे-वैसे इन 11 सदस्यों की क्वालिटी जो है, आपको अलग-अलग दिखाई देगी। स्पष्ट है? अब आप बताइए यहाँ पर किसी को कोई डाउट? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर या प्लुत स्वर में? प्लुत स्वर में क्या होता है कि कोई आपके घर में आकर चिल्लाता है या अपन खुद ही चिल्लाते पापा, मम्मी जैसे इस प्रकार से चिल्लाते हैं ना, तो जो पीछे शब्द निकलता है जैसे आ हो गया, ई हो गया, उसको आप इतना तेज खींचते हैं कि मम्मी हो या पापा घर के किसी भी कोने में छिपे हुए होंगे, किंतु उसकी आवाज़ आपके कानों उनके कानों तक चले जाएगी। सीधी-सी बात है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? रोने, गाने, चिल्लाने एवं संस्कृत साहित्य में किया जाता है। ठीक है? अब बताइए यहाँ पर किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। एक-एक का अध्ययन करेंगे और बिल्कुल गहराई से यहाँ यहीं से क्वेश्चन फँसते हैं और सीधा-सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिसमें दोगुना समय लगता है, वे कौन से स्वर कहलाते हैं? आप बताओगे कौन से? बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ और ये जो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर है ना, इन दोनों को एक साथ किस नाम से जानते हैं? गुरु स्वर के नाम से जानते हैं। गुरु स्वर के नाम से भी जानते हैं दोनों को। वैसे तो बहुत से लोग क्या है कि इन उच्चारण एवं मात्रा में लगने वाले टाइम के आधार पे 3 ही प्रकार बताते हैं, है ना? ह्रस्व स्वर या इसको गुरु स्वर कहते हैं दोनों को एक साथ और ये प्लुत स्वर 3 प्रकार बताते हैं, किंतु मैंने 4 बताए और इन दोनों को एक साथ गुरु स्वर कहते हैं। स्पष्ट है? चलो आज के लिए इतना, मिलते हैं कल। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है? धन्यवाद।